हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके टर्म टू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक्सेप्टेड हैं कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है एक तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपके आगे आने वाली 15 से 20 मिनट हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोगों को हो सकता है कि यहीं से ही पेपर में देखने को क्वेश्चंस मिल जाए। तो भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। देखो, अब ये फैक्ट की बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्ट की बात ये है कि अगर 100 स्टूडेंट आते हैं, तो ध्यान से सुनना कि अगर 100 स्टूडेंट आते हैं तो उनमें से कोई एक या फिर दो स्टूडेंट ही कंप्लीटली देखता है, मतलब लास्ट तक देखेगा तो उसके ही वो टॉपर रहता है। तो ऐसा ही होता है कि 100 में से कोई एक या दो बच्चा टॉपर रहता है, लेकिन जो बचे हुए बच्चे हैं वो टॉपर क्यों नहीं होते? देखो, वो टॉपर इसलिए नहीं होते क्योंकि वो अपने टाइम का अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। अब मैं आप लोगों को डीमोटिवेटिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है कि आप लोग खुद से देख लीजिए कि आप लोग क्या पूरी चीज़ें समझते हो, क्या पूरी चीज़ें देखते हो, नहीं देखते। तो आप एक काम करो कि आप अगर अभी अपनी 15 मिनट दे रहे हो तो इस बात की 100% गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं कि आपकी एक भी सेकंड में मिस नहीं होने दूंगा। तो भैया ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखना, जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा, तुम भी पता है कि मेरे को दो से ज़्यादा 4 बच्चे होंगे, दो बच्चों का भला होगा, मेरे को अच्छा लगेगा। लेकिन एटलीस्ट वो जो दो बच्चे इंक्रीज हुए हैं वो इंक्रीज हुए हैं तो एटलीस्ट उनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर अपना रिजल्ट अच्छा करना चाहते हो तो भैया जो भी चीज़ करो, चाहे मेरी वीडियो देखो या किसी और की देखो, पर कंप्लीटली देखा करो, पूरी चीज़ों को समझा करो। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है यहाँ पर, टुडे ईगल्स हैव ब्रोक द 5 फुट बैरियर। तो अब देखिए इसके अंदर इनकरेक्ट फॉर्म क्या है। मोस्ट यूजुअली क्या होता है कि जो इनकरेक्ट फॉर्म होती है हैज़ की जगह पर क्या कर देंगे, वो कर देंगे हैव। ये मोस्टली किया जाता है और फिर उसके बाद में कर दिया जाता है वोज की जगह पर कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है वर, और फिर उसके साथ में कर दिया जाता है इसकी जगह पर कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है आर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि इन तीनों में से कोई फॉर्म है तो उसको चेक कीजिए क्या उसके साथ में सही बैठ रही है। अगर बैठ रही है तो फिर वो करेक्ट है, और फिर उसके बाद में वो हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हैव एकदम से करेक्ट फॉर्म है। ये तो फर्स्ट चेक करते हैं कि हैज, हैव और इज, एम, आर, ये चेक करेंगे कि क्या है सही है, तो यहाँ पे ये सही है। देन फिर इसके बाद में चेक करेंगे कि वर्ब। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, इसमें ये है ब्रोक, तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, ये हो गया ब्रोक। तो क्या यहाँ पर ये ब्रोक फॉर्म सही है? ये वर्ब सही नहीं है, तो इसकी जो वर्ब आएगी वो ब्रोक की जगह पर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए ब्रोकन। तो इसमें जो एरर है वो है एरर ब्रोक, और जो इसका करेक्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ब्रोकन, इसका करेक्शन है। देन फिर इसके बाद में आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि एंड ऑन सम केसेस आर ऑलमोस्ट हाफ। तो अब देखिए इसके अंदर बोला गया कि एंड ऑन सम केसेस, तो यहाँ पे ऑन सम केसेस के लिए कहा गया है, तो हमें यहाँ पे केसेस के अंदर की बात करें। आपको हिंदी में इस तरीके से समझो कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कि ऑलमोस्ट हाफ होती है, तो मतलब अंदर की बात है। तो यहाँ पे ऑन की जगह पर क्या आएगा, वो आएगा इन, इसकी करेक्ट फॉर्म रहेगी। तो एरर क्या है इसमें है, वो है ऑन, और जो इसकी करेक्ट फॉर्म है वो है यहाँ पे इन। देन फिर इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है उसमें कहा गया है कि हाफ फुट टॉलर देन दियर ग्रैंड मदर्स। तो अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है देन, इसके अंदर एरर है। तो अब ये एरर क्यों है भाई, ये एरर ही क्यों हुआ? तो देखो एरर इसलिए है क्योंकि ये जो देन है ये लिखा हुआ है कि हमें किसी चीज के बाद में बोलना होता है। अब यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हो रहा है कंपैरिजन। डॉलर की बात है तो यहाँ पे कंपैरिजन जब कभी भी होता है तो याद रखना कि THAN होता है, ना कि THEN होता है। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। उसी के साथ में एक मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसमें पहली मैं लिख रहा हूं, इसको सुनो। देखो ये है यहाँ पर BEACUSE, ठीक है, और एक दूसरी फॉर्म है जो कि है BECAUSE। तो अब ये बताओ कि कौन से वाली स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे इसमें ये है कि BEACAUSE और BECAUSE। देखो स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन है, अभी तक कंफ्यूजन है कि कौन सी वाली करेक्ट फॉर्म है। तो चलो बताओ कि फर्स्ट वाली सही है या फिर सेकंड वाली सही है। बिकॉज की स्पेलिंग है ये बिकॉज वाली, BC वाली बिकॉज वाली, तो बताओ कि कौन सी वाली करेक्ट है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा होगा कि ये सेकंड वाली करेक्ट है, तो सेकंड वाली करेक्ट है। जिसको नहीं पता वो याद कर लो कि बिकॉज की जो स्पेलिंग होती है वो होती है BECAUSE होती है बिकॉज की स्पेलिंग। देन फिर इस बात में आता है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि मोर ट्रीज
सिंगली वुड स्टेम्स कॉल्ड अ ट्रंक हु सपोर्ट्स द मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव्स एंड ट्री क्लीन्स एंड एयर बाय रिमूविंग द टाइनी एयरबोर्न पार्टिकल्स। तो अब देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर कहा गया कि मोस्ट ट्री हैज अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड। तो अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हैज और हैव का चेक करेंगे। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे हैज काम में लिया जा रहा है, अब इसमें दो मतलब एक तरीके से मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैं, तो यहाँ पर ये किसके लिए है, ये तो सिंगुलर के लिए होता है, हैज तो सिंगुलर के लिए होता है ना, तो यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द ट्रीज की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे पैरेलल हो गया सब्जेक्ट, जब पैरेलल है सब्जेक्ट तो यहाँ पर वर्ब कैसे ये कैसे हो सकता है, हैज कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे जो यूज में लिया जाएगा वो लिया जाएगा हैव। तो इसके अंदर एरर है हैज और इसकी करेक्शन रहेगी यहाँ पर हैव। देन फिर इसके बाद में आता है कि कॉल्ड अ ट्रंक हु सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस। तो अब देखिए यहाँ पर हु आ गया, तो अब ये हु है, हु एरर क्यों है, अब भैया ये वाला एरर क्यों हो गया। अब देखो इसके अंदर हु है कि मतलब कौन सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे इसमें आना चाहिए कि जो सपोर्ट करता है, तो इसकी जगह पर आएगा वो आएगा विच, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसको हिंदी में कन्वर्ट करके करना बड़ी आसानी से कर लोगे, जितना ज्यादा आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है तो आप उस लैंग्वेज में कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप आसानी से, जैसे कि जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती वो यही करते हैं कि हिंदी में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको अंदर सॉल्व करते हैं, सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। देन फिर इसके बाद आता है कि ब्रांचेस कैरिंग अ लीव्स ट्रीज क्लीन एंड एयर। तो यहाँ पर ये देखिए कि क्लीन एंड एयर, तो अब देखिए यहाँ पर एयर की जगह पर यहाँ पे आएगा वो आएगा द, ये जरूर से याद रखिएगा कि एयर में क्या आएगा वो आएगा यहाँ पे द आने वाला है। अब आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पर तो AEIOU आ रहा है, ये क्यों गलत हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि एयर एक यूनिक है और कोई भी यूनिक चीज़ के लिए हम आगे द लगाएंगे, ये अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब इसी तरीके से बताओ कि ए और यहाँ पर मतलब कि क्या है, मैंने क्या लिख दिया, हाँ ये एन है और ये है द, तो अब इन दोनों में से कौन सा आएगा अर्थ के लिए, अभी मेरे को बताओ कि ए और एन में से और द में से अर्थ के लिए कौन से वाला काम मिलेंगे, एन लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। चलो बताओ भाई कमेंट सेक्शन के अंदर, हर कोई स्टूडेंट बताइए इसका आंसर। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा होगा कि भैया इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो है ई और ये तो हमारे वोवल्स में आता है, तो अब जब वोवल्स में आता है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग एन लग जाना चाहिए, जो कि एकदम से गलत है। जैसे कि कोई भी एक यूनिक प्लेनेट है, अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है, तो इसके लिए क्या लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा द। तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी यूनिक चीज होगी तो उसके लिए क्या लगाएंगे, वो लगाएंगे द। देन फिर इसके बाद में आता है कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच जो है उसको करना है आपको इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो इसको जब आप स्पीच कन्वर्जन करें तो इसमें ये बात याद रखना कि जो पास्ट होता है मतलब एक तरीके से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट में, ये बात याद रखना कि प्रेजेंट टेंस होता है हम उसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट में। और फिर उसके बाद में इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं कि टू डे को क्या लिख देते हैं, एज इट इज टू डे ही लिख देते हैं, लेकिन ये जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो तो इसको लिखना होता है आपको दैट डे, और फिर उसके बाद में प्रीवियस यस्टरडे जो होता है उसको आपको लिखना होता है कि द प्रीवियस डे। ये बात याद रखिएगा, ये बताने वाली बातें होती हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में याद रखनी है कि द यस्टरडे को बोलते हैं द प्रीवियस डे, टुमारो को बोलते हैं द नेक्स्ट डे। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर कि कस्टमर ने कहा कि दीज कैप्स डोंट फिट मी। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें आपको ये जानना होगा कि जो कस्टमर है वो क्या कहना चाह रहा है, कि उसकी टोन क्या है। तो अब यहाँ पर कस्टमर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कंप्लेंट। तो अब इसमें आप लोगों को ये लिखना है कि द कस्टमर कंप्लेंट दैट दीज कैप्स डिडंट फिट हिम। तो अब इसने बोला है कि फिट मी, तो आपको एक तरीके से इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं, तो आप लोग इनडायरेक्ट में मी को कन्वर्ट कर देना, हिम में इसी तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। फिर लेटर वाला आएगा कि जिसके अंदर क्या होगा कि द टेलर टोल्ड हिम wear them on the tip of the fingers, they will fit you। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे कि the tailor told him to wear them on the tip of his finger and they would find fit him। देन फिर इस बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वो है हमारे अब आगे लिटरेचर वाले क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि व्हाट वाज द वैलीज फेवरेट पास्ट टाइम। तो फेवरेट पास्ट टाइम क्या था, वैली का फेवरेट पास टाइम ये था कि जब वो बस से ट्रैवल करती थी उसके गांव से उसके नियरेस्ट जो टाउन था वहां पर जब ट्रैवल करती थी वो उसका बेस्ट फेवरेट टाइम था। देन फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया कि हाउ डिड द बेकर्स बिकम अ सिनोनिमस विद द सेलिब्रेशन एंड द ओकेजन इन गोवा। तो अब देखिए यहाँ पे बात करी जाए द विलेज बेकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फेस्टिव ओकेजन्स
मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड एज नोन एज बोल कहते हैं इसे। अब जैसे कि बोल वर्ड है, इसको आपको क्या कर देना, एग्जाम में इसको अंडरलाइन कर देना भैया, ये एक बेस्ट इंप्रेशन डालेगा टीचर के ऊपर। आप लोग अगर इसको अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर की डायरेक्टली इसके ऊपर नजर जाएगी, और इसके ऊपर नजर जाएगी तो एक तरीके से आपकी कॉपी जो है वो स्टैंड आउट करेगी, ठीक है। देन फिर इसके बाद आता है कि सैंडविचेस, केक्स, बोनालिनस वर मस्ट फॉर अ क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, दीज वर मेड विद द ब्रेड्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है कि वाई वॉज द स्लाइनर स्विज बीटन अप, तो अब ये क्यों हुआ था, ही वॉज बीटन अप बिकॉज, देख लो ये रही स्पेलिंग BECAUSE, he was beaten up because he went to serve sermons to victims in dark and shadowy corners of the city to appear as the witness in court which they dislike, ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस लाइट हार्टेड कॉमेडी विद गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर जब सपोर्ट योर आंसर की आ गई तो आपको वही आंसर लिखना है जो कि आप लिखेंगे इसका, कि इसके सपोर्ट में लिखेगा या फिर इसका अगेंस्ट में लिखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इसमें क्या कहा गया कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन is a humorous light-hearted poem as the character displays the behavior attributes contrary to their appearance as well as nature. It is extremely funny to imagine a fresh-looking dragon crying for a safe cage and a mouse dragging like a owen. तो अब देखिए इसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि जो इसमें जो दिखाया गया है वो दिखाया गया कि जो ड्रैगन है वो क्या कर रहा है भैया, वो बोल रहा है कि मेरे को एक छोटा अच्छा सा पिंजरा दे दो, मैं उस पिंजरे में बंद दूंगा, और जो हमारा चूहा है वो दौड़ रहा है शेर की तरह। तो ये एक तरीके से लाइट हार्टेड कॉमेडी है। तो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि लाइट हार्टेड कॉमेडी है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन आपने ये दे दे कि एक्सट्रीमली फनी है, कि इमेजिन करना कि जो ड्रैगन है वो क्राई कर रहा है एक सेफ केज के लिए, और जो हमारा चूहा है वो बोल रहा है कि मुझे लॉयन की तरह चल रहा है वो। तो ये हो गया इसका पार्ट। देन फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया कि हाउ डिड द बेकर्स बिकम्स साइनोनिमस विद द बिहेवियर एंड द ओकेशन इन गोवा। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, अभी अभी डिस्कस किया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि व्हाट डू द एल्डर्स इन अ गोवा स्टिल लव टू रिमेंबर। तो अब यहाँ पे इसमें क्या है कि द एल्डर इन गोवा स्टिल लव टू रिमेंबर द गोल्ड ओल्ड प्रोड्यूस डे। तो अब यहाँ पे प्रोड्यूस डे है तो आपको इसको अंडरलाइन कर देना है। इस तरीके से अंडरलाइन करोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन इंप्रेशन पड़ेगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर दे रिमेंबर द लोवर्स एज एन द ब्रेड एज विल ओस ऑफ द मेकर ऑफ द ब्रेड एंड द पीपल हु मिक्सड द फ्लोर टू मेक ब्रेड एंड द मॉड्यूलर हु माउल्डेड द फ्लोर एंड द फर्नेंस एंड द साउंड्स ऑफ एन द बाकर्स बम्बू। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को अंडरलाइन करना है। तो ये जैसे कि फर्नेंस हो गया और साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू हो गया, इनको आप जरूर से अंडरलाइन कीजिएगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन द बेकर्स ऑफ गोवा। तो अब यहाँ से हम ये सीखते हैं कि यहाँ पर जो ओल्ड डेज में थे, जो कि वर्कर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, और जो सर्वेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे और प्रॉस्परस उनकी लाइफ थी। और यहाँ पर दियर पल्प फिजिक यूज टू बी एंड दी ओपन टेस्टिमनी टू दियर प्रॉस्पेरिटी। देन फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। तो अब मैडम इसलिए कहा था क्योंकि वो जो वैली थी उसने ना उसके इम्प्रेस हो गया था, कि लेडी लाइक कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर वो एक्सिक्यूट किया उसने बसें, और फिर उसके बाद में खुद ने टिकट ली और सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस थे उसको आंसर दिया उसने, और वो एक मैच्योर वुमेन की तरह बिहेव कर रही थी। और इसी तरीके से आप लोगों को ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग है गर्ल्स के लिए, तो कि आपका भी कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए, एकदम से बोल्ड होना चाहिए। अपना काम खुद से करो, किसी से हेल्प की उम्मीद मत करा करो, ना ही लड़के करा करो ना ही लड़की करा करो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश किया करो। आप ये मत सोचा करो कि मेरी ये हेल्प कर देगा या फिर वो हेल्प कर देगा, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होगे जब ही आप लोगों की कोई हेल्प करेगा। एक कदम खुद से उठाओ, लोग जरूर से आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि व्हाट डज द बुद्धा सेज अबाउट द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये आता है कि बुद्धा सेज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांजेक्टरी, those who born have to die someday, humans of the world who are suffering from a lot of pain and problems, yet everybody is engrossed in the worldly pleasure of possession। ठीक है, ये हो गया। फिर इस बार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि why did the valley don't wants to stall and have a drink and what does this tell you about her। तो अब देखिए इसमें जो वैली थी,
वैली क्यों नहीं गई थी स्टॉल के ऊपर चाय पीने के लिए, उसके पीछे का रीज़न ये था कि उसके पास में लिमिटेड मनी था। अब उसके पास में जब लिमिटेड मनी था तो उसको वापस से अपनी रिटर्न जर्नी की टिकट थी, तो इसलिए वो स्टॉल के ऊपर नहीं गई क्योंकि लिमिटेड मनी था। और उसने अपने पैसे बचा करके सोचा कि मैं आने की रिटर्न टिकट लूँगी, उसने हवाबाजी में नहीं उड़ाया, ठीक है। और इस तरीके से उसने अपना पैसा सेव किया। तो यहाँ से जो उसकी मेंटेलिटी शो होती है वो यहाँ पर शो होती है कि यहाँ पर दिस टेल्स दैट द वैली वॉज इन द मेटिकुलस and girl who planned his journey cleverly by retaining herself from the all sorts of entertainment and temptations, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि यहाँ पर हाउ डिड द वैली फील्स अबाउट सम सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड। तो यहाँ पर एक तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं कि जब वैली ने देखा था डेड काउ को तो यहाँ पर सी बिकेम एक्सट्रीमली सैड एंड पेंसिव एंड द ड्रेडफुल इवेंट्स डैम्ड हर enthusiasm so much she had no desire to look out of the window. She kept glued to her seat and she reached the village, ठीक है। ये आपको बात जरूर से लिखनी है। ये जो लिखा हुआ है कि kept glued to their seat, तो ये आपको पॉइंट जरूर से इंक्लूड करना है। देन फिर इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा गया है कि यहाँ पर व्हाट डिड द वैली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। तो यहाँ पर इसको लाफिंग इसलिए हुई थी क्योंकि जब वो बस में ट्रेवल कर रही थी तो एक यंग काउ थी, वो आगे भाग रही थी, बस के सामने बहुत ही तेजी से भाग रही थी और जैसे हॉर्न बजा रहा था ड्राइवर वैसे वो और तेज भागती जा रही थी। तो इसको देख करके उसको काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहा गया है कि व्हाई डिड द वैली स्टैंड अप ऑन द सीट एंड व्हाट डज सी नाउ, ठीक है। अब उसने क्या देखा था, देखो वो खड़ी इसलिए हुई थी क्योंकि उसका जो साइड मिरर था वो ब्लॉक हो रहा था, एक तरीके से उसका जो व्यू हो रहा था वो ब्लॉक हो रहा था। तो उसने सोचा कि खड़ी होकर के जब मैं देखूंगी अपर हाफ विंडो से तो उसको बेहतरीन दिखेगा। और उसको क्या दिखा था, उसको दिखा था ग्रीन फील्ड्स और कैनाल्स दिखे थे, ठीक है। से आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे को काफी ज्यादा दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर कहा गया कि हाउ कैन डेथ बी कंसिडर्ड एज एन द इक्वलाइजर। तो अब देखिए डेथ इज सर्टेनली एन इक्वलाइजर एज इट क्रिएट्स अ बैलेंस ऑफ लाइफ। अब देखिए इसका बहुत ही गहरा इंपैक्ट है कि जैसे कि जो भी जन्म लिया है अगर सिर्फ सभी जन्म ही लेते जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर जन्म लेते जाएंगे कि स्टार्टिंग के अंदर 100 लोग थे, ठीक है, उनके बच्चे हुए, मतलब मान लीजिए कि 50 बच्चे हो गए, ठीक है, 50 बच्चे हो गए। अब वो नहीं मर रहे, मतलब एक तरीके से जो बॉर्न हुआ है उसको डाई होना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन अब वो जब डाई नहीं होंगे तो इनकी संख्या होगी वो होगी 150। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर इनकी संख्या होगी 150 और ये कभी मरेंगे नहीं। फिर इसके बाद में इसी तरीके से जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। तो जो जनरेशन है दिन ब दिन इंक्रीज होती जाएगी। अगर प्रीवियस जनरेशन खत्म नहीं होगी तो फूड शॉर्टेज होगा, सबसे बड़ी बात है फूड शॉर्टेज होगा। रहने के लिए घर चाहिए होंगे, इतने सारे लोग हो जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पर, फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ बढ़ेगा। तो इसके अंदर आपको ये सब नहीं लिखना, आपको तो इसमें ये लिखना है कि न्यू लिव्स स्टार्ट्स ऑन द अर्थ ओनली आफ्टर द डेड लिव्स आर gone. If the mortal would not die, there will be no place for the new lives. And moreover, the person get new life after leaving the old one. So the death is required to keep the circle of life going. तो आज आप लोग हैं, मतलब एक तरीके से आपका जन्म हुआ है तो एक दिन कंफर्म है कि हमारी मृत्यु भी होनी कंफर्म है। इसी तरीके से 19th और 20 क्वेश्चन से इनको आप देख लीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टर्म 2 के जो सैंपल पेपर हैं उनको जरूर से देख लेना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ अपलोडेड है, बस आप लोगों की देखने की देरी है। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हो सकेगा तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं करता तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।